नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। आज शनिवार है और शनिवार को हम बात करते हैं, विदेश पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ विनय भाई हैं। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विनय ठाकुर वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और विदेशी मामलों के बेहद अच्छे जानकार हैं। भारत में जो आंदोलन चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो से आगे बढ़ करके अब मोदी इस्तीफा दे तक चला गया है और जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। और अब देश क्या कहिए, विदेशों में भी, क्या ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां वहां आंदोलन चल रहे हैं। वहां भी मांग की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था दुनिया के देशों में, 36 देशों से अवार्ड ला चुके हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशों में भी आक्रोश है, वहां भी प्रदर्शन हो रहा है। अक्सर जब विदेश का जिक्र करते हैं तो राहुल गांधी का जिक्र आता है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी विदेशों में देश की छवि खराब कर रहा है। अब जब दुनिया भर के देशों में जंतर मंतर पर और पूरे देश में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर के पत्रकारिता की जा रही है, मीडिया पे चलाया जा रहा है, विदेशों में आंदोलन हो रहा है, क्या देश की छवि नहीं खराब हो रही है? नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कल जो वीडियो अपलोड किया वो बड़ा दिखाता है कि परेशान है नरेंद्र मोदी, चिंता हो रही है। हालांकि पुलिस जो है पूरे तौर पे सक्रिय हो गई है, वो पटना हो या दिल्ली हो। कल ये भी रात में खबर आई कि जामिया मिलिया के 5 स्टूडेंट को पुलिस ने डिटेन करने की कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। जेवा खान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ पत्रकार, उन्होंने रोका, पुलिस से बात की और उन 5 युवकों को छुड़वाया। तो एक तरह से कहिए कि ये जो सरकार है वो आंदोलन को दबाने के लिए जितने माध्यम हो सकते हैं वो सब इस्तेमाल कर रही है। पैलेट गन तक चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कल दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें बताया कि देखिए पैलेट गन से किस तरह से नागरिकों के प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक को ऐसा लग रहा है कि मैनेज कर लिया है बीजेपी ने। लेकिन एक और वीडियो में देख रहा था जिसमें सोनम वांगचुक जो है जब अस्पताल से निकल रहे हैं तो पुलिस ने उनको लगभग अरेस्ट करने की कोशिश की और बुरी तरह रिएक्ट किए सोनम वांगचुक। तो आगे क्या होना है नहीं पता चल रहा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता है। और जो मैं बार बार करता रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ होने वाला नहीं। धर्मेंद्र प्रधान की जगह जितेंद्र प्रधान आ जाए, जितेंद्र कुमार आ जाए। सवाल है कि ये जितेंद्र प्रधान हो, न धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई और प्रधान हो, क्या वो अपनी मर्जी से मंत्रालय संभाल रहे हैं? क्या उसमें नरेंद्र मोदी का दखल नहीं है? क्या उसमें आरएसएस का दखल नहीं है? क्या उसमें पीएमओ का दखल नहीं है? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि आंदोलन कब तक चलेगा? क्या विदेशों में जो आंदोलन चल रहा है उसका असर नरेंद्र मोदी पर और बुरा होगा? इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ विनय भाई हैं और आप तमाम साथी जो आप हैं हमारे साथ, आप सबका आभार, सबका स्वागत। विनय भाई, अब तो आंदोलन जो है जंतर मंतर से उठ करके न केवल देश में, पटना से लेकर के सुदूर गांव तक, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, बंगाल में, पूरे देश में आंदोलन जो है ऐसा लग रहा है सब फैलता जा रहा है। पुआल में जैसे आग लग गई, हमारे गांव में जब पुआल में आग लगती है तो बहुत तेजी से आंदोलन फैलता है। आपने भी देखा है, गांव जानते हैं आप, इसलिए मुस्कुरा भी दिए। विदेशों में भी आंदोलन चल रहा है, लंदन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में। ये क्या संकेत है? नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा है या भारत के लिए अच्छा है? नहीं नहीं, ये जो संकेत है, ये संकेत नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा हो चाहे नहीं हो, पर भारत के लिए जरूर अच्छा है। भारत के लिए अच्छा है जब मैं कहता हूं तो इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जो दौर है, ये दौर जो है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। और इसमें जो पब्लिक ओपिनियन है, वो पब्लिक ओपिनियन सिर्फ जो है घरेलू घटनाओं से नहीं बनती है। और
और इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी जो है बराबर उपस्थिति और दबाव दोनों रहता है, ठीक है। क्यों ये मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि जो आपकी जो साख है विश्व स्तर पर, वो ये तय करती है कि आपकी बाकी देशों के साथ कैसे संबंध होंगे, वहाँ की जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से आपसे बिहेव करेगी। जब मैं संस्थाओं की बात करता हूँ तो सिर्फ जो है वो सरकारी ही नहीं, गैर सरकारी संस्थाओं की ही बात करता हूँ, क्योंकि वो ये आपकी छवि बनाते हैं कि ये देश जो है वो न्यायपूर्ण है कि नहीं है, यहाँ की संस्थाएं जो है वो रूल से चलती है कि नहीं चलती है, जो इसका इकोनॉमी है वो स्टेबल है कि नहीं है ना। तो उसके बाद जो बहुत सारी चीजें तय होती है, इन्वेस्टमेंट हो, कॉपरेशन हो, मिलिट्री कॉपरेशन हो, तमाम चीजें वो उससे तय होती है। तो इसीलिए जो है ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं हमारे लिए क्यों सही है, इसलिए सही है कि ये घटनाएं जो है अभी इस बात की का दबाव बनाती है कि कोई भी देश जो अगर कोई बड़ा बहुमत पा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से आजाद नहीं, स्वच्छंद व्यवहार करने लगेगा। वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य व्यवहार है, जो जो एक अच्छा मॉडल माना जाता है मानव समाज का, सुशासन का, उसको किनारे रख करके शासन करने लगेगा। तो ये जो है वो ओपिनियन पे जो है दबाव बनाने का काम करते हैं। और चूंकि आपने जो जो जिन देशों का नाम लिया है, वो देश जो है वो महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी और भूसामरिक दृष्टि से भी। तो इसलिए जो है ये जो बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट हमारे लिए हमारे देश के लिए अच्छी है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि वो एक दबाव बनाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बात हो, ट्रांसपेरेंसी की बात हो, डेमोक्रेसी मजबूत हो। और खास करके जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग का आंदोलन ही वहाँ अभी ज्यादा दिख रहा है। तो युवाओं का अगर रुझान जो है राजनीति में बढ़ता है, राजनीति की शुचिता को लेकर के बढ़ता है, डेमोक्रेसी की मजबूती को लेकर के बढ़ता है, तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि युवा जो है वो लंबे समय तक भारत के जो भविष्य है उसको तय करने वाले हैं। धनंजय जी। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो विदेश जो है, जो चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई और देश हो, जो आंदोलन हो रहे हैं, और खुद ये दीपके हैं, अभिजीत दीपके, वो आए हैं बोस्टन से, अमेरिका से आए हैं। अक्सर आरोप लगता है कि अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों में, कई देशों पे आरोप लगा कि अमेरिका उन देशों में जो है स्थिरता पैदा करता है, वहाँ की सत्ता बदलना चाहता है, और वो सत्ता बदलने के लिए फंड करता है या लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमारे देश के पीछे भी है, वो चाहता है सत्ता बदले? नहीं, धनंजय जी, आपने जो इशारा किया वो इशारा बिल्कुल दुरुस्त है, और सरकार इस नैरेटिव को चलाना भी चाहती है कि जो है ये इसमें जो विदेशी ताकतों का हाथ है, और वो नहीं चाहती है कि भारत जो है वो मजबूत हो। और अमेरिका का ऐसा इतिहास भी रहा है, आप अगर देखेंगे तो कई बड़े जो रिजीम चेंज उसने किए हैं जो अमेरिका के हित में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसकी आड़ लेकर के जो यहाँ के लोकतंत्र को जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाने से रोकेंगे, इसको एपेक करेंगे, लोगों की जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं उसको ये करने का। आपने रिजिम चेंज की बात की तो मैं दो तीन उदाहरण दे दूं। अमेरिका इस बारे में लगातार कोशिश करता रहा है। देखिए, ईरान अभी सबसे ताजा मामला है ना। ईरान ईरान में जो अटैक किया गया वो भी इस कोशिश में किया गया है कि वहां जो है रिजिम चेंज वो करवा पाएंगे, लेकिन वो करवा नहीं पाए, ठीक है ना। लेकिन ईरान में जो रिजिम चेंज उन्होंने 1953 में ही किया था। उसके जो पहले इलेक्टेड जो राष्ट्रपति थे, मोहम्मद मोसाद, उन उन्होंने जो है वहाँ के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की बात की थी। उसके बाद से जो है ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने मिल करके जो है
उनका तख्ता पलट कर दिया था और उनकी हत्या हो गई बाद में। उसके बाद ग्वाटेमाला में, वो 1953 की बात थी, 1954 में उन्होंने ग्वाटेमाला में वो किया। तो उसके बाद देखिए कि 60 में उन्होंने कांगो में पैट्रिस लुमुम्बा थे, उन्होंने भी बात की। कांगो बहुत धनी देश है, आपको मिनरल की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से। उन्होंने पेट्रिस लुमुम्बा की हत्या करा दी। और पेट्रिस लुमुम्बा की जो पत्नी थी, उन्होंने बाद में इनसे शादी भी की थी, क्या नाम है, नेल्सन मंडेला से, है ना। और वो नेशनल हीरो बने वहां से। लैटिन अमेरिकी के देशों में देखेंगे आप, 70 के दशक में ब्राजील में, अर्जेंटीना में, चिली में उन्होंने वो किया। उधर आप नीचे देखेंगे अमेरिकन, उसमें जो है ग्रेनेडा हो गया, पनामा हो गया, सब में उन्होंने किया। अफगानिस्तान में देखिए, इराक में देखिए, लीबिया में देखिए, सब जगह उन्होंने हस्तक्षेप किया। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय ताकतों में आपकी जब हैसियत बढ़ती रहती है, तो कोई जो दूसरा आपका प्रतिद्वंदी देश है, वो ये नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, तो वो हर तरह से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो है अर्ध सत्य, ठीक है ना, ये अर्ध सत्य है, ठीक है। इसका सहारा लेकर के आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने जो गलतियां की है, आपने जो सरकार को अकाउंटेबल नहीं बनाया है, आपके अंदर जो ये दम आ गया है कि हम किसी भी को भी, गाय घोड़ा गधा कुत्ता को खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा। आपके अंदर जो ये दम आ गया है कि हमारी मर्जी है, हम आज कहें तो आप दाएं से चल रहे हैं, कल हम कह दें नहीं नहीं बाएं से चलिए आप, ठीक है ना। ये नहीं चलेगा, है ना। और इस आंदोलन की खासियत ये है, देखिए ये आंदोलन भले जो है अभिजीत दीपके के सहारे, सोनम वांगचुक के सहारे आप इस नैरेटिव को आगे लाते हैं कि भाई ये सब जो है वो बाहर से नियंत्रित किए जाने वाले लोग हैं, एनजीओ वाले लोग हैं, वहाँ सक्सेना साहब से मिल करके जो है ये साजिश की गई है। लेकिन इस आंदोलन में जो जो लोग भाग ले रहे हैं, उसकी एक बड़ी संख्या जो है वो उन युवाओं की है कि जिनके अंदर इस व्यवस्था को लेकर के घोर नाराजगी है और उनको अपने भविष्य को लेकर के गहरी चिंता है। क्योंकि एक तरफ सरकार ने जहां सोशल मोबिलिटी के जो महत्वपूर्ण उपकरण है, सरकारी नौकरियां, देखिए सरकारी नौकरियां सिर्फ अर्थव्यवस्था की सूचक नहीं है। सरकारी नौकरियां जो है वो एक सामाजिक मोबिलिटी की एक बहुत बड़ा उपकरण है। क्योंकि सरकारी नौकरियों के साथ आप देखेंगे गांव में या शहरों में भी हैसियत बदलती है। ये शहरी युवकों के लिए अलग बात है, शहरी युवक जो है उनमें आप देखेंगे कि उनके लिए वो चरण पूरा हो चुका है, उनके पास सामाजिक हैसियत है, तो अब उनका आकर्षण सरकारी नौकरियां नहीं होती, उनकी आकर्षण जो है मल्टीनेशनल नौकरियां होती है, वो विदेशों में चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो देश का अधिकांश बड़ा यूथ है, जो आप देखेंगे कि सुबह उठ करके चक्कर लगाता है मैदान में कि उसका किसी तरह आर्मी में हो जाए, वो दिन रात बैठ करके तैयारी करता है, मल्टीपल क्वेश्चन से लेकर के सोता नहीं है वो। और उसके पिताजी, मैंने देखा कि ये जो सोशल स्टेटस वाला जो मामला है सरकारी नौकरियों के साथ, हमने देखा है तैयारी के वक्त में कि बच्चे परेशान हो जाते हैं अपने माँ बाप के हालत को देख करके कि आप पापा छोड़ दीजिए, ठीक है ना, अब हम लौट आते हैं गांव, अब हम कोई छोटी नौकरी कर लेंगे, हम मास्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो गार्जियन है, वो गार्जियन नहीं थकता, गार्जियन कहता है कि पैसा हमारा खर्च हो रहा है, तुम क्यों परेशान, तुम नौकरी, तुम तैयारी कर, ठीक है ना। तो वो जो वर्ग है उसके लिए बहुत घोर निराशा है। क्योंकि जो है लगातार सरकार ने क्या किया कि एक तो इफिशियंसी के नाम पे, अपने खर्चों की कटौती के नाम पे सरकारी संस्थाओं से इनकी तैयारी लेकर के आपने प्राइवेट हाथों में दे दी।
प्राइवेट हाथों में दे दिया। उन्होंने इसकी सूचिता बनाए रखने के साथ साथ जो है उसमें लीक का मामला जो है वो आ गया। तो ये खतरनाक बात है। और आप देखिए कि एक जो स्टूडेंट तैयारी करता है, अगर 2-3 उसके पेपर लीक हो गए तो उसका मनोबल ही नहीं टूटता है, उसके सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो देखिए जिस ढंग से यूथ को राजनीति से अलग किया गया और जिस ढंग से जो राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जो है उनके सामने सुनहरे भविष्य के रास्ते को लगातार बंद करते दिख रही है, वो जो गुस्सा है, वो गुस्सा आज हर जगह फूट करके निकल रहा है, क्योंकि उसने उसको अवसर दिया। ठीक है ना, ये उसके लिए मौका है। कोई उसकी बात कर रहा है, कहीं बात चली है। ठीक है ना, देखिए इस आंदोलन में आप देखेंगे कि जो दो सबसे स्ट्राइकिंग बात है। एक कि देखिए कि जो यूथ है, आम यूथ के पास में जो है बहुत सहूलियत नहीं होती राजनीति में भाग लेने की, है ना। घर में उसको कहा जाता है कि पढ़ो लिखो, ये सब बेकार बात है। ठीक है ना, वो देख रहा है कि राजनीति में जो है वो आम जो लड़के हैं उनका कोई कोई आगे की राह नहीं है, जिनके पहले से पॉलिटिक्स में जिनकी जगह है उनको मौके मिल रहे हैं। उसको लगता है कि ये खर्चीली राह है। ठीक है ना, तो उसके बावजूद उसके बावजूद चीजें इतनी कठिन हुई कि वो आने को ये मौका कब आया? ये मौका आया जब जब अभिजीत दीपके ने जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का एक ऐसा मॉडल या एक ऐसा अवसर प्रदान किया जिसमें उसके लिए बहुत समय देने की जरूरत नहीं थी, पैसे की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, उनका अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने का एक ऐसा मॉडल था जो पॉलिटिकल भी था, डिजिटल भी था और यूजर फ्रेंडली था। और इसीलिए और बाकी बाकी जो लोग कहते हैं कि इसमें लोगों ने, टेक कंपनियों ने, विदेशी ताकतों ने इसको आगे बढ़ाया, सब मानता हूं मैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये जो मॉडल था अपना पॉलिटिकल एंगर को बाहर करने का, ये बहुत ही इफेक्टिव और यूजर फ्रेंडली था और इसीलिए ये जंगल की आग की तरफ फैली। ठीक है, इस जी आंदोलन जी इस आंदोलन में जो है ज्यादातर छात्र जो है वो युवा है ना। और भारत की जो ताकत है जिसके लिए बाहर वाले लोग देखते हैं, वो भी इस युवा की वजह से है। तो ये इसकी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए प्रोटेस्ट भी जो बाहर में हो रहे हैं उसमें भी आप ज्यादातर जो है युवाओं को ही देखेंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी को आप वो ज्यादा देख रहे हैं, जी वही लीड पे है। और जी। उन जगहों पर, लेकिन हाँ हाँ बोलिए। कंप्लीट करें। और उन जगहों पे ज्यादा दिख रहे हैं जहां भारतीय स्टूडेंट ज्यादा जा रहे हैं, उन जगहों पे कम दिख रहे हैं जो इंडस्ट्रियल सेंटर है। ठीक है ना, उन जगहों पर ज्यादा है जो एजुकेशनल सेंटर है। जी जी बिल्कुल। तो एक और जो एक सवाल बनता है विनय भाई, कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ लगातार अपनी जो है चुप्पी बना के रखी है कि हमको रिश्ता बना के रखना है, रिश्ता। अमेरिका से कहीं टकराव नहीं लिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो अमेरिका के आप पर जो आरोप लगता है रिजीम चेंज का, वो चाहे बांग्लादेश हो बगल में, चाहे नेपाल हो बगल में, चाहे श्रीलंका हो बगल में, ये तमाम देशों पे आरोप लगते रहे कि यहाँ जो जेएनजी ने परिवर्तन किया उसमें अमेरिका है पीछे, अपने कठपुतली को बिठाया है, या जो लोकतंत्र के लिए किया है। भारत की स्थिति अलग है। भारत में तो नरेंद्र मोदी सजदे में है। लगातार जो है उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते हैं। ट्रंप जो बोले, हमारे लोगों को जो वहां अमेरिका में रह रहे थे उनको हथकड़ी लगा करके भारत भेज दिया। लगातार कह रहा है कि हम अब विदेशियों भारतीयों को वगैरह को आने नहीं देंगे। प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहां भी उस तरह से हो रहा है कि जब अमेरिकन जो है भारतीयों को देखते हैं तो कई जगह गाली गलौज कर देते हैं कि जाओ अपना देश लौटो। सुरक्षित अमेरिका भी अब एक तरह से कहिए कि भारत के लिए नहीं है, भारत के लोगों के लिए। ऐसे में नरेंद्र मोदी तो पूरे तौर पे खड़े हैं इजराइल के साथ, एकदम पूरे इतना जबरदस्त तरीके से भारत कभी नहीं खड़ा हुआ इजराइल के साथ। और अमेरिका और इजराइल में क्या दोस्ती है ये भी सबको पता है। तो नरेंद्र मोदी बड़ी मुफीद सरकार हमें लगती है कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अमेरिका जानता है कि ये हमारे साथ खड़ा है, गड़बड़ नहीं करेगा।
ऐसे में तो ये आरोप लगाना कि अमेरिका जो है इस रिजीम चेंज के लिए लगा हुआ भारत में, मुझे लगता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण है और बकवास आरोप है। अमेरिका का कोई इंटरेस्ट मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि रिजीम बदले। आप क्या ये देख पा रहे हैं? देखिए, ये अमेरिका की ये कोशिश नहीं हो सकती कि रिजीम चेंज हो, पर ये कोशिश जरूर हो सकती है कि इतना इतना दबाव बनाया जाए कि जो शासन जो है उसके अनुरूप आचरण करता रहे। ठीक है ना, ये जरूर हो सकती है। ठीक है, और अभी फिलहाल दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका से टकरा सकता है। देखिए, ईरान लड़ रहा है, लेकिन ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान ने अपनी तरफ से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि अमेरिकी हित इतने साफ थे कि उन्होंने वो उन तमाम उसको जो है वो किनारे करते हुए भी उस पर आक्रमण कर दिए, तो ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, और जो आप इसराइल इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसराइल को हाल के दिनों में ये एहसास हो चुका है कि अमेरिका जो है, अमेरिका कभी भी स्थायी परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता है, और अमेरिका अपने हितों को करेगा। अमेरिका के हित इसराइल के हित से अलग है। ये ठीक है कि इजरायली लॉबी अमेरिका में बहुत मजबूत है, और वहाँ कोई भी व्यक्ति जो है वो बगैर यहूदी लॉबी के सपोर्ट के जीत नहीं सकता। इसके बावजूद जो गल्फ में जो अमेरिका के हित हैं, वो इजराइल के हित से बहुत सिंक्रोनाइज नहीं है, मेल नहीं खाते। तो और इजराइल के लिए है कि इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है कि वो बहुत बड़ा जोखिम उठा सकता है मिलिट्री अटैक का, अगर अमेरिका उसके साथ नहीं हो तो इसीलिए वो तो बिल्कुल अल्टरनेटिव तलाशने में लगा हुआ है। और ये अलग ढंग के ट्रांजिशन फेज में जो है वर्ल्ड राजनीति जो है जा रही। इसमें कौन किसके साथ है किसके साथ नहीं है इसका कोई अंदाजा नहीं है ना। और ये जो आंदोलन चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें जो सरकार आरोप लगा रही है कि विदेशी ताकतें हैं, वो सरकार अपनी सहूलियत के लिए लगा रही है। क्योंकि ये जो सरकार जो आई है उसमें इस बात की बड़ी भूमिका रही है कि कि ये जो है राष्ट्रवादी सरकार है, ये जो नहीं, है उसमें हिंदूवादी। एक बार ऐड कर दूं कि हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार से दुनिया के खास करके अमेरिका को परेशानी थी, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार जो है अमेरिका के इशारे पर नहीं चल रहे थे। वो अपने अंदर ढेर सारी परिवर्तन कर दिया भारतवर्ष में, अमेरिका के अनुसार नहीं चले। तो वहां जो अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन पे अमेरिका कांग्रेस सरकार ने आरोप नहीं लगाया कि ये अमेरिका फंडेड है या अमेरिका उसको ये कर रहा है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ अनुरूप है, फिर इस तरह की बात सोचना या करना मुझे लगता है अतिशयोक्ति के अलावा कुछ नहीं है। अभिजीत दीपिके चूंकि बोस्टन से आए हैं, तो आप कह दीजिए कि अमेरिका इसके मतलब ये एक, जब किसान आंदोलन हो रहा था तब भी इन लोगों ने आरोप लगाया कि वो कनाडा से, वो अमेरिका से पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, फंड। ये इस सरकार का मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी सरकार और उनके जो पहरेदार हैं, वो आरएसएस हो, दूसरे हिंदू संगठन हो, उनका एजेंडा रहता है कि हर चीज को आप कांग्रेस पे या विपक्ष पे या मुसलमान पर या कुछ ऐसे आरोप कर दो जिसकी कहीं कोई जमीन भी ना हो और उसको साबित कर दो। ये मुझे ज्यादा लगता है। कहीं मुझे कहीं अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है, कोई वजह धन दिखती नहीं है कि अमेरिका आपको जो है ये करना धनंजय चाहता है। धनंजय भाई, ये जो बात है ना कि विदेशी ताकतों का हाथ है, ये सत्ता के लिए बहुत बहुत जो है सहूलियत वाली बात है। हर देश में हो रहा है। आप अमेरिका में चले जाइए, आप रूस में चले जाइए, चीन में चले जाइए, ठीक है ना। इनके ऊपर भी, ट्रंप के ऊपर भी आरोप है ना कि जो जो इलेक्शन वो जीते हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ में, उसमें कहा जाता है कि जो है केजीबी ने हस्तक्षेप किया और वो हैक कर लिया कैंपेन को। चीन का उसमें हस्तक्षेप है। और इस सरकार से पहले भी कोई भी बात होती थी तो उसमें आता था कि सीआईए की साजिश है। ठीक है, वो शास्त्री जी मर गए और तमाम चीजें जो जब भी होगा तो एक बढ़िया इसकी साजिश है, उसकी विदेशी हाथ है। जब आप अखाड़े में हैं, ठीक है ना, जब आप अखाड़े में हैं तो ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे धूल लग गया, उसने हमको टंगड़ी मार, ठीक है ना भाई। ये बहुत लेम एक्सक्यूज है। आप इस बिना पे कि वो बीबीसी ये बोल रहा है,
अल जजीरा ये बोल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का जो है वो रिपोर्टर, वहां वो उसका काम है, वो उसका काम है। वो आप उसका उपयोग सकारात्मक करते हैं कि नकारात्मक करते हैं, वो आपको देखने की जरूरत है। वो जब आपको बता रहे हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपकी पुलिस जो है उसको आप कितना सेंसिटाइज कर रहे हैं। जो जो पुलिस वाले जो हैं, पुलिस वालों को आपने ये तो बता दिया कि बैच उतार करके जाओ, क्योंकि लीगल एक्शन हो गया, है ना। बैच उतारने का सीधा सा मतलब है कि आप कैमरे पे ये ना पकड़े जाओ कि ये संदीप लांबा जी हैं, ये फलाने एसीपी हैं, ये फलाने डीसीपी हैं, और आपके ऊपर लीगल केस हो जाए। नहीं ठीक है। लेकिन मुझे ये हास्यास्पद लगता है विनय भाई, बैच हटा दिया, चेहरा कैसे हटाओगे? चेहरा तो पता नहीं चल नहीं, जाएगा वो फलाना है। चेहरा तो उसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना। फेशियल रिक जो वहां जो लोग आए हुए सब लोकल ही नहीं है, सब लोकल नहीं है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये वीडियो जो बन रहे हैं, ढेर सारे मोबाइल कैमरे, उसमें तो सबके चेहरे हैं, चेहरा से पता लगेगा ये कहाँ का है। हाँ, नहीं तो उसमें जब आप तैयार रहेंगे तब ना, वो जो धक्का मुक्की में वो चेहरा वो आपको नहीं पता चलेगा। और जो नेम प्लेट जो है वो तो कोई देख करके याद, वीडियो कैप्चर करने के लिए आपको सही पोजीशन पे सही में वो 24 आवर वो लेके बैठे तब। पर वो जो लिखी हुई बात है आपने कैप्चर नहीं भी किया तो आपको याद है, आप फिर बाकी चीजों से टूल से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा कहना है ये है कि इंडिया में जो पुलिसिंग है, ठीक है ना, जो अभी बात उठ रही है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है, सॉफ्ट बैटन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, तो वो है कि आपने पुलिसिंग को कितना जो है वो जो डेमोक्रेटिक बनाया है, कितनी उनको ट्रेनिंग दी है कि वो इथिकल हो। जैसे आप जैसे जो है हर आदमी के हाथ में आप माइक पकड़ा करके उसको जर्नलिस्ट बना देते हैं, तो उसको इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती कि आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, ठीक है ना, किससे सवाल पूछना है, क्या सवाल पूछना है। उसी तरह से जब आप पुलिस को ट्रेनिंग दे के सेंसिटाइज नहीं करते हैं, जैसे आप महिलाओं से जब आप डील करते हैं तो आपको क्या करना है, कैसे माहौल में बात करना है, क्या उनसे नहीं बात करना है, वो उसके लिए आपको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। तो ये जो है ये भी दिख रहा है कि जब आप पुलिस को ठीक से सेंसिटाइज नहीं करते हैं, पुलिस डेमोक्रेटिक नहीं होती है, उसका माइंडसेट यही होता है कि बॉस की बात मानना है। आप देखिए कि यही बात जो है किस तरह से अनडेमोक्रेटिक ऑथोरिटेटिव तरीके से पटना में पुलिस के अधिकारी ने कहा कि अगर कोई पीछे हट गया तो मैं तुमको नौकरी करने लायक नहीं छोड़। अब ये इस कथन के साथ जो कोई पुलिस वाला जब जाएगा तो सामने वाले का वो माथा फोड़ेगा ही फोड़ेगा, ठीक है ना। ये अलग बात है कि जब वो आउट नंबर हो जा रहा है और जब उसका सामना एक अलग तरह के प्रोटेस्टर से पड़ रहा है जो उससे पूछता है कि भाई ये टीयर गैस सेल नहीं लाया है, एक तो छोड़ के दिखाई। वो एक लड़का जो है वो धुआं में जाके इसीलिए गया कि जो है कैसा हाँ, होता है, गंध कैसी कै, होती है उसकी। कैसा गंध होता है, और आके वो बता रहे। तो ये जो यूथ है ना, ये यूथ की एनर्जी का और उसके इंटेंट का सूचक है। जैसे आप कम्युनिकेशन में जब आप बात करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है, वो किस तरह से सोचती है, ठीक है ना। जब तक आपको ये बात पता नहीं होगा कि जो आपकी ऑडियंस की रुचि क्या है, किस तरह से सोचती है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका प्रेफरेंसेस क्या है, तो अगर आपको ये नहीं पता है और आप अपने जो संवाद है उसको उस हिसाब से नहीं दुरुस्त करते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगी। देखिए इस भीड़ में जिस तरह के नारे आपको दिख रहे हैं, वो नारे जैसे बोलते हैं ना कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां लुटा के, तो वो कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, वो इस बात की परवाह नहीं कर रहा है कि ये आपके सेंसिबिलिटी को कितना हर्ट करेगा, ये कितना लीगल है कितना इलीगल है, ठीक है ना, आपको बुरा लग जाएगा। वो सीधा बात कर रहा है, वो बोल रहा है चाय बनाओ सी मत बनाओ, ठीक है ना।
वो बता रहा है इसका तो पैम्पर जो डायपर है वो इतना लीक कर रहा है, इसे इसे इतना, इससे ज्यादा तो इसका नीट पेपर लीक कर रहा है। उसके पहले एक लड़की ने कहा कि मेरा तो सैनिटरी पैड भी इतना लीक नहीं करता है जितना इनका नीट पेपर लीक कर रहा है, ठीक है ना। उसके मन बहुत ही एफ्रंट जो है वो आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको ये पता है कि जो सरकारी सिस्टम है, वो जो सोशल मीडिया का जो न्यू मीडियम का जो लॉजिक है, वो इस तरह से आ रहे हैं कि जो सरकार अगर कंट्रोल करने के लिए कोई एल्गोरिदम लगाती भी है, वो उसको तोड़ करके अपने बाढ़ में बहा करके ले जा रहे हैं। ये जो विजुअल्स है, ये जो नारे हैं, ये नारे जो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनके क्योंकि जो हम कितनी भी बात कर लें, ठीक है ना, कि जो है सभ्य तरीके से बात करने की, लेकिन आदमी के जो बेस इंस्टिंक्ट है, उस बेस इंस्टिंक्ट पे अटैक करके ये नारे जो है बहुत गहरे और बहुत दूर तक जा रहे हैं। तो ये विनय भाई इससे, एक, जी हाँ विनय भाई एक छोटा सा सवाल जल्दी से लेना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि 31 मिनट हो गया है। मैं देख रहा था कुछ वीडियो जिसमें अब तो संभ्रांत जो हाँ एलीट क्लास का मध्य वर्ग है वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, जंतर मंतर आ रहे हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे? ये कल तक तो ये बड़े खुश थे, कल तक इनको लग रहा था अरे जो होना है होने दो, भारत में हमको क्या करना है, अपन लंदन चले जाएं, अपन अमेरिका चले जाएं, अपन मिडिल ईस्ट में है, कई जगह नौकरियां हैं। लेकिन अब जो है उनको पर तकलीफ हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों भेज रहे हैं, 50 लाख रुपया हम क्यों खर्च करते हैं, 1 करोड़ रुपया क्यों खर्च करते हैं। ये रिएक्शन आ रहा है। और मध्य वर्ग, जो उच्च मध्य वर्ग है, जिनको लग रहा था कि कल हमारे बेटे तो बाहर पढ़ेंगे, वही सेटल हो जाएंगे, यहाँ छोड़ दो, हमको क्या करना है, वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है इसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट में या दुनिया के और देशों में जिस तरह से राष्ट्रवाद खड़ा हुआ है, तमाम देशों में चल रहा है कि हमारे देश के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, बाहरियों को क्यों नौकरी मिलेगी, और विदेशी जो विदेश के, जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, वहां पे भारतीय बड़ी संख्या में जाया करते थे। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि केरल के एमबीबीएस डॉक्टर्स 20,000 पर मंथ पे नौकरी करने को मजबूर है, और इसलिए कि मिडिल ईस्ट वो जा नहीं पा रहे हैं। क्या उसकी वजह से भी ये आंदोलन को ज्यादा विस्तार मिला है कि विदेशों में अब नहीं नहीं स्कोप कम दिखाई पड़ रहा है उनको? नहीं नहीं, आप जिस जगह इशारा कर रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस आंदोलन की ताकत ये भी है कि इस आंदोलन में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो रिसीविंग एंड पे हैं। इस आंदोलन में वो लोग भी हैं जो साधन संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको सरकारी नौकरियों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको इस बात का गहरा एहसास है कि स्टेट जो है, स्टेट से भाग करके आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। दुनिया में अपना देश होना चाहिए। देखिए इजराइल जो यहूदी जो थे, यहूदी इतने पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट सब थे, लेकिन उनको इस बात की जरूरत महसूस हुई कि उनका एक अपना देश होना चाहिए, तो वो लोग जाके रेगिस्तान में भी खेती करने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। ऐसे ही जो बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था कि स्टेट से हमको क्या लेना, पानी, बिजली, शिक्षा, सुरक्षा सब हम अपने पैसे से कर लेंगे, उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि आपका अपना देश जो है उसमें आपकी हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। अगर वो हिस्सेदारी नहीं है तो दुनिया के किसी कोने में आप सुरक्षित नहीं है। आप ये भी इसीलिए देखिए कि जो प्रोटेस्ट वाले जो 5 जो देश आपको दिख रहे हैं, ये सारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये जो है आपको गल्फ में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। गल्फ में स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? इसलिए नहीं दिख रहा है कि वहां पे जो लोग गए हैं उसमें ज्यादा बड़ी संख्या मजदूरों की है। वहां पर जो माहौल जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, उनको अपने बात करने की आजादी भी नहीं है, समय भी नहीं है उनके पास में, ठीक है ना। पर ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो लोग गए हैं, वो पढ़ने के लिए गए हैं, वो टेक्नोक्रेट हैं, वो उनके पास में अपनी बात को ठीक से रखने की का कौशल है, और जो है उनके पास में तरीके भी हैं, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। और सरकारें भी वहां पे इतनी दमनकारी नहीं है कि आपको अपनी बात रखने की आजादी नहीं दे। और आपने सही कहा, केरल में तो जो नर्सिंग जो है, नर्सिंग में 90% लोग बाहर जाते हैं। अब वो नहीं जा रहे हैं, गल्फ में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका ऊपर रिपरकशन है।
मेडिकल में आपने उदाहरण दिया ही है। तो ये और बहुत सारे बच्चे जो है जिनको और गार्जियन जिनको लगता है कि पैसा खर्च करके और वो डॉक्टर इंजीनियर अगर विदेशों से बना लेते हैं, उसके बाद उनको घोर निराशा। आपको याद होगा एक जमाने में बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग रूस जाते थे, यूक्रेन से डॉक्टर बन करके आते। डॉक्टर बनने के बाद उनको वहां डॉक्टरी की नौकरी नहीं मिल रही, वो यहाँ आ रहे तो उनको यहाँ भी नौकरी नहीं मिल रही। उनको उनको यहाँ भी एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में पास होइएगा तब आपको पास जगह पास मिलेगी नहीं कि कर प्रैक्टिस पाते कर हैं। रहे हैं। यहाँ जो एग्जाम वो लिया जाता है उनसे, वो कहने को बराबरी का है पर बहुत टफ एग्जाम लिया जाता है, बहुत कम लोग पास कर पाते हैं। और ज्यादातर लोग जो है फिर वो कोई व्यवसाय करना शुरू कर देते, कुछ करना शुरू कर देते। वहां से आप मैनेजमेंट पढ़ करके आते हैं तो यहाँ जो है आपको सेठ, वो यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं सुना है, वो सोचता है कि इतनी मोटी तनख्वाह उनको क्यों देगा। वो आप एक्सपेक्टेशन लेकर के आते हैं कि हम फ्रांस से पढ़ करके आए हैं तो यहाँ आते ही हमको जो है 1 करोड़ के पैकेज वाली नौकरी मिल जाएगी, और यहाँ आपको पता चलता है कि 20,000 30,000 की नौकरी नहीं मिल रही। बहुत, मैं निजी तौर पे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी, क्योंकि सबके लिए वहां दरवाजे नहीं खुले हैं। ठीक बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल तो सही है, उन बिल्कुल सही है। लोगों को जो दिल्ली में पहले जब झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही थी तो मिडिल क्लास बड़ा खुश था। ठीक है ना। व्यापारी भी खुश थे कि भाई जो सुंदरीकरण हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी हो जाएंगी। लेकिन जब दिल्ली में वो उसके नाम पे, सफाई के नाम पे दुकानें तोड़ी जाने लगी, तब जो है वो मिडिल क्लास की और व्यापारियों की जो है हवा टाइट आँख हुई, तब खुली, वो बाहर। परेशानी हुई। हाँ। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो विनय भाई देखिए, जो हो रहा है उस पे आरोप तो कुछ भी मढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ के आम लोगों में निराशा है, और वो निराशा विदेशों में भी झलक रही है। क्योंकि जो विदेश गए हुए हैं, अगर यहाँ से लगता है कि जो विदेश गए हैं सब सुखी हैं, सुखी नहीं है। और बड़ी अच्छी बात कही विनय भाई ने कि यहूदी तो सब संपन्न थे, उन देशों में उनकी इज्जत भी थी, लेकिन बावजूद उसको उनके अपने देश की जरूरत महसूस हुई। और संकट काल जब आता है, जब हर देश अपने मूल निवासी की बात करने लगता है, तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है। वो महाराष्ट्र में भी आप झेल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, तो बड़ा एग्जाम्पल लोग भूल जाते हैं। आर्मेनिया एक देश है। पारसियों से पहले हिंदुस्तान में सबसे धनी आर्मेनियाई लोग होते थे, सबसे ज्यादा संपत्ति उन्हीं के पास में थी। तो उनको भी अपना देश बनाना पड़ा, बहुत मुश्किल से बना उनका। तुर्की ने उनको पीट करके सीधा कर दिया था, इतने सारे लोग मारे गए थे। तो बिल्कुल, तो ये जो अपना देश, अपना घर, अपना गांव, ये जो है महाराष्ट्र में चलता है, तमिलनाडु में चलता है, किसी देश के अलग अलग राज्य जो संपन्न राज्य वहां चलता है कि तुम बाहरी हो, तुम यहाँ कैसे आ गए, मारपीट होती है। तो ये स्थिति दुनिया के दूसरे देशों में भी है। अक्सर खबरें आती है कि भारतीय मूल के जो व्यापारी थे, जो रेस्टोरेंट चला रहे थे, जो टैक्सी ड्राइवर थे, उनको चाकू मार दिया गया है। इस घड़ी की घटनाएं अक्सर होती रहती है। और जो नौकरियों की बात है, नौकरियों में बड़ी आफत है। विश्व जिस जिस रास्ते पे है कि हर देश एक दूसरे से लड़ रहा है, सब अपनी अपनी जगह स्पेस मजबूत करना चाहता है, ऐसे में आम आदमी बेहद असुरक्षित है। और वो असुरक्षा भारत में बड़े लेवल पे है। क्योंकि जो शुरुआत में विनय भाई ने कहा कि सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण इसलिए है कि उनको सोशल स्टेटस मिलता है। लेकिन ढेर सारे वो लोग हैं जिन जो उस एज को पार कर गए हैं, जो 30 साल से ऊपर के हो गए हैं, या 35 साल से ऊपर हो गए, 10-10 साल से नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के भीतर गहरी निराशा है। और उनको इस बात से भी डर नहीं लगता है कि उन पर मुकदमा हो जाएगा तो उनकी उनकी नौकरी उनको नहीं मिलेगी। उनको पता है कि सरकारी नौकरी में उनके लिए स्पेस नहीं है, उनके लिए बचा नहीं है। प्राइवेट तो ना काम कर लेंगे, आपको पकड़ना है तो पकड़ो। इसलिए ये जो लोगों में जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ढोल ज्यादा बजाया, काम जीरो किया। और काम जो किया वो आम आदमी के इंटरेस्ट के विपरीत जाता है, वो कारपोरेट कंपनियों के समर्थन में जाता है। तो ये आज के एपिसोड में इतना ही। आप तमाम साथी जो देख रहे हैं, आपका आभार, और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारी कोशिश है कि हर दिन सुबह 9 बजे हम अलग अलग विषय पे बात करें, चाहे साहित्य हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे विदेश में क्या हो रहा है वो हो, या देश में हो रहा है क्या हो, या स्त्री विमर्श में क्या हो रहा है वो हो।
और दूसरे मसले हैं, हर मसलों पर बात करें ताकि विविधता आए कार्यक्रम में, आपको एक बहुआयामी दृष्टिकोण मिले, बहुआयामी दृष्टि मिले, यही हमारा प्रयास होता है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की चौपाल में हम फिर मिलेंगे। विनय भाई, बहुत बहुत आभार आपका।